एक सवाल है, क्या इमोशंस चुनावी गणित पर भारी पड़ सकते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे बिहार के कोचाधामन में। ये सिर्फ एक विधानसभा सीट का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये समझने की एक कोशिश है कि कैसे जमीनी पहचान और लोगों की जो असल ज़रूरतें हैं, वो बड़े-बड़े राजनीतिक समीकरणों को बना भी देती हैं और बिगाड़ भी देती हैं। तो चलिए सबसे पहले कोचाधामन की ज़मीनी हकीकत को समझते हैं। ये इलाका सीमांचल में पड़ता है, अपनी एक खास सांस्कृतिक पहचान है और हाँ, विकास की चुनौतियां भी उतनी ही गहरी हैं। यहाँ की राजनीति को अगर समझना है ना, तो यहाँ की जमीन और यहाँ के लोगों को समझना सबसे पहले जरूरी है। और देखिए, यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। ये लड़ाई असल में पहचान की राजनीति और डेटा की राजनीति के बीच की है। एक तरफ भावनाएं हैं, एक जुड़ाव है, और दूसरी तरफ है ठंडे साफ तथ्य। देखना यह है कि कौन किस पर भारी पड़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्षेत्र के मूल मिजाज से। देखिए, कोचाधामन सिर्फ एक राजनीतिक नक्शे पर एक जगह नहीं है। ये एक ऐसी जमीन और ऐसे लोगों की कहानी है जिसे दो बहुत बड़ी ताकतों ने, आप कह सकते हैं, घड़ा है। यहाँ की जो आर्थिक सच्चाई है ना, वो असल में दो धाराओं के बीच चलती है। एक तरफ है महानंदा नदी का पानी, जो हर साल कटाव से जमीन और जिंदगी दोनों को निगल जाता है, और दूसरी तरफ है वो पैसा, वो उम्मीद जो यहाँ के लोग बाहर जाकर कमाते हैं और अपने घर भेजते हैं। एक धारा विनाश की है, दूसरी उम्मीद की। तो सवाल उठता है कि जब जमीनी हकीकत इतनी मुश्किल हो तो लोग अपना वोट कैसे देते हैं? यहीं से हम उस राजनीतिक पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि हाल के चुनाव के नतीजों ने क्या कहानी सुनाई। नतीजे बिल्कुल साफ हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को अकेले 42% से ज्यादा वोट मिले। दूसरी तरफ देखें, आरजेडी और बीजेपी जैसी राज्य और देश की बड़ी पार्टियों को मिला के भी वोट शेयर इससे कम रहा। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक बहुत ही निर्णायक फैसला था। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 77.12%। इतना भारी मतदान, ये कोई मामूली बात नहीं है। जब इतने ज्यादा लोग वोट देने के लिए बाहर निकलते हैं, तो ये अक्सर एक गहरे ध्रुवीकरण की तरफ, एक संगठित कोशिश की तरफ इशारा करता है। मतलब लोगों ने इसे सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि एक जरूरी लड़ाई की तरह देखा। तो सवाल फिर वही है कि आरजेडी और बीजेपी जैसी पार्टियों का जो पारंपरिक चुनावी गणित है, वो यहाँ आकर फेल क्यों हो गया? चलिए अब सिर्फ नंबरों से आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे की असली वजह को समझते हैं। इसे आप ट्राइपोलर ट्रैप या त्रिकोणीय ध्रुवीकरण का जाल कह सकते हैं। हुआ ये कि जो सत्ता विरोधी वोट था, वो आरजेडी और बीजेपी के बीच बुरी तरह बंट गया, और इस गणितीय बंटवारे ने, आप कह सकते हैं, मौजूदा पार्टी की जीत लगभग तय कर दी, क्योंकि उनके विरोधी एक साथ थे ही नहीं। और ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है। सुरजापुरी ये कोई धार्मिक या जातिगत समूह नहीं, बल्कि एक भाषाई और सांस्कृतिक पहचान है, और यही पहचान यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक फैक्टर बन गई। एआईएमआईएम ने इस स्थानीय पहचान को बहुत सफलतापूर्वक अपने साथ जोड़ लिया, और इस एक भावनात्मक लहर ने बाकी सारे राजनीतिक हिसाब किताब को जैसे किनारे कर दिया। ये टाइमलाइन इस पूरे बदलाव की कहानी खुद ब खुद कह देती है। आप देखिए, 2010 और 2015 में ये सीट बिहार की मुख्य धारा की पार्टियों के पास थी, लेकिन 2020 के बाद से यहाँ की राजनीति ने एक ऐसा मोड़ लिया और सत्ता एक ऐसी ताकत के हाथ में चली गई जो सीधे सीधे एक खास पहचान की राजनीति पर केंद्रित है। अच्छा, अब जरा चुनावी गणित से हटकर लोगों के असली रोजमर्रा के संघर्षों पर आते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि पहचान की इस राजनीति के पर्दे के पीछे कौन सी गहरी और अनसुनी शिकायतें छिपी हुई हैं। तो यहाँ के लोगों की असल चिंताएं क्या हैं? जो सबसे गंभीर मुद्दे हैं, वो हैं नदी का कटाव, नौजवानों का घर छोड़कर जाना, बच्चों का कुपोषण और खेती का संकट। ये सारे मुद्दे सीधे सीधे सर्वाइवल यानी अस्तित्व और अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। हाँ, पहचान की चिंता भी है, लेकिन रोज की लड़ाई तो जीने की है। 69.4%। बस ये एक आंकड़ा, ये कोचाधामन की पूरी राजनीतिक बहस को एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा गंभीर नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। ये आंकड़ा किसी और चीज का नहीं, बल्कि जिले के बच्चों में खून की कमी यानी एनीमिया की दर है,
इसका मतलब है कि लगभग 70% बच्चे कुपोषित हैं। ये एक भयानक सच्चाई है और यह दिखाती है कि राजनीतिक बहस जमीन पर मौजूद जीवन मरण के इस संकट से कितनी ज्यादा दूर है। तो फिर इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसका एक रास्ता है, एक ऐसी रणनीति बनाना जो लोगों का ध्यान भावनात्मक मुद्दों से हटाकर सीधे सीधे गवर्नेंस यानी शासन और उनकी समस्याओं के समाधान पर ले आए। ये एक 4 चरणों की योजना है, सिर्फ कोई कागजी प्लान नहीं, बल्कि मौजूदा राजनीतिक एकाधिकार को चुनौती देने का एक ठोस जमीनी रोड मैप। पहला कदम नींव बनाना, फिर कहानी को बदलना, उसके बाद जमीन पर काम करना और आखिर में चुनाव के दिन जीत को पक्का करना। और ये उस खाके के अंदर की कुछ ठोस एक्शन पॉइंट्स हैं। ये सीधे उन शिकायतों पर काम करते हैं जिनकी बात हमने पहले की थी, चाहे वो बाहर काम करने वालों की मदद करना हो, नदी के कटाव को रोकने का एक ठोस वादा हो, स्वास्थ्य के संकट को मुद्दा बनाना हो, या सबसे जरूरी स्थानीय सुजापुरी संस्कृति को राजनीति से अलग करके उसका सम्मान करना हो। तो कुल मिलाके कोचाधामन के राजनीतिक भविष्य के सामने एक बुनियादी चॉइस है, 2 रास्ते हैं, और चुनाव असल में इन्हीं 2 रास्तों में से किसी एक को चुनने का नाम है। ये तुलना ये 2 अलग अलग राजनीतिक मॉडल्स का निचोड़ है। एक तरफ है इमोशंस पर आधारित राजनीति जो पूछती है हमारा कौन है, और दूसरी तरफ है ठोस समस्याओं के समाधान पर आधारित राजनीति जो पूछती है हमारे लिए काम कौन कर रहा है। इस विश्लेषण का ये वाक्य पूरी कहानी को समेट देता है। जब तक जमीन की असली समस्याओं का ठोस इंजीनियर किया हुआ समाधान नहीं दिया जाएगा, तब तक चुनावी नतीजों में बड़ा बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। और हम आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। किसी भी ऐसी जगह पर जहां लोग अपने रोजमर्रा के अस्तित्व के लिए जूझ रहे हों, आखिर में ज्यादा शक्तिशाली क्या साबित होता है? पहचान की एक कहानी या फिर जीवन की एक गारंटी?